हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस एडू पॉइंट। मैं हूं आपका प्रोफेसर एंड ट्यूटर चिराग शर्मा। आप अगर किसी भी तरह की कंप्यूटर साइंस या आईटी की स्ट्रीम से जुड़े हैं और आप स्टूडेंट हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए होने वाली है, ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए होने वाली है, ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उन वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए ताकि आपका एक फ्लो बना रहे। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करी हुई मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट और विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, सो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आज हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम्स जो हम पढ़ रहे हैं वो अस्तित्व में कैसे आए हैं और आज हम जो कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम वहाँ तक कैसे पहुँचे। ठीक है, आज आप जानते हैं कि हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन भी है एंड दिस स्मार्टफोन दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ ये भी एक कंप्यूटर है, इसको भी हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। शुरुआत कैसे हुई? देखो यार, शुरुआत सबसे पहले तो ऐसे हुई कि इसका जो इन्वेंशन हुआ था कंप्यूटर्स का वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हुआ था, ना कि आपके इन चीज़ों के लिए हुआ था कि आज हम बहुत सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इट हैज़ अ वेरी डाइवर्स एप्लीकेशंस। लेकिन जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी यानी इन्वेंशन हुआ था तो कहीं ना कहीं नीड थी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो सबसे पहले कई तरह के कंप्यूटर्स आए। जैसे पहली बात तो सबसे पहले लोग हाथ से कैलकुलेट किया करते थे, उंगलियों से कैलकुलेट किया करते थे। उसके बाद फिर ऐसे मैजिक बॉक्सेस और स्क्वायर्स आने लगे, उससे कैलकुलेशन होने लगी। उसके बाद सबसे फेमस और सबसे जाना माना डिवाइस जो कि यूज़ में आया, जो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं कई जगहों पे, हम आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसका नाम है अबेकस। राइट, अबेकस आपने सुना होगा। इसी प्रकार से फिर छोटे मोटे डिवाइसेस आने लगे जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक करने लगे, ऑटोमेशन आया। ऑटोमेटिकली चीज़ें इसमें, जैसे कि एबेकस में आप देखिए मैनुअली चीज़ें की जाती है, उसी प्रकार से मैनुअल से फिर धीरे धीरे ऑटोमेशन की ओर गए। और सबसे पहला कंप्यूटर जो हम बोलते हैं, जो किसी ने इन्वेंट किया था, या हम कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स हम जिस इंसान को बोलते हैं, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो उनका नाम है श्री मिस्टर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्हें मॉडर्न कंप्यूटर्स का फादर बोला जाता है, इन्वेंटर बोला जाता है। तो बहुत सारे आए। पहले सैंडबॉक्स आया, पहले एबेकस, सैंडबॉक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती गई, धीरे धीरे एडवांसमेंट्स होते गए। इनिशियली कंप्यूटर सिस्टम्स इतने बड़े होते थे कि एक पूरा कमरा खा जाए, और आज हमारे हाथ में एक छोटे से स्मार्टफोन के रूप में भी कंप्यूटर सिस्टम है, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के रूप में। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और इवन आजकल स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, इनके अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम्स फिट हैं, एक तरीके से आप उसे भी कंप्यूटर बोल सकते हैं। सो लेट तो हम अब एक एक डिवाइस बाय डिवाइस हम उस पर नहीं जा कर के हम जनरलाइज्ड एक हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझने की कोशिश करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोना टेक इज़ अबाउट वेरियस वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, सो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड सो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम लोग डिस्कस करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से पहले एक डायग्राम को देख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पे रख के रखा है। ये आप देखिए। सो इसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, जो आप आपकी आंखों के स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इसे वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब में कि एक ग्लास का एंक्लोज़र होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ए ग्लास एंक्लोज़र। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लास एंक्लोज़र है। फिर इसमें एक प्लेट होती है, प्लेट के अंदर ये फॉइल्स होती है जिसे फिलामेंट बोलते हैं, है ना। और इसके अंदर ये कैथोड ट्यूब्स होते हैं, कैथोड ट्यूब्स होते हैं। फिर हीटर होता है, ये यहाँ पे कनेक्टिंग पिंस होती है। जब हीट होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये इस तरीके से ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है ये वर्क करती है। ऑलराइट, तो अब हम ये क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में। सो लेट्स मूव बैक टू अवर टॉपिक। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करें तो ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी। मतलब बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया जाता था कंप्यूटर्स के अंदर। ये 1940 यानी 1940 से 1956 यानी कि 1956 तक यूज़ होते थे। ठीक है,
vacuum tube technology for calculation as well as storage and control purpose. Therefore, these computers were also known as vacuum tubes or thermo-ionic walls based machines. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती थी इन कंप्यूटर सिस्टम्स के पीछे वो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है, ये आर द एग्जांपल्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है या एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आपको नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो हियर आर सम कंप्यूटर्स, एनियाक, एडवैक, एडसैक, यूनिवेक, ये सब एग्जांपल्स है। और एग्जांपल्स आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एंड हियर इज़ योर होमवर्क, अगर आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज एक एक चीज़ अगर मैं बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो हियर इज़ सम टास्क फॉर यू, ये आप अपने लिए एक होमवर्क समझ सकते हैं या टास्क समझ सकते हैं कि ये जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इनके जो मैंने नाम आपको बताया इनके फुल फॉर्म्स आपको गूगल पे सर्च करना है और आपको नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज कई बार एग्जामिनर ये चीज़ें भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो अब हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या थे इन कंप्यूटर्स के। तो सबसे पहले तो दीज कंप्यूटर्स वर द फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस ऑफ देयर टाइम, ठीक है। यानी कि उस ज़माने में 1940s के ज़माने में ये कंप्यूटर्स बिकॉज नई चीज़ थी ना, इससे बेटर कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं था मार्केट में। सो उस समय के हिसाब से दे वर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इजीली एग्जीक्यूट करके आउटपुट लाना इनके लिए आसान था, इसीलिए उस टाइम पे ये थोड़े पॉपुलर थे। लेकिन ये दो एडवांटेजेस इतने भी ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ जाए या बहुत ज़्यादा अच्छे चले। सो इम्प्रूवमेंट्स की नीड थी, इम्प्रूवमेंट्स की नीड की वजह से फिर सेकंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई, इस तरह से चीज़ें होती गई और परिवर्तन ही संसार का नियम है, राइट। सो डिसएडवांटेजेस क्या था लेकिन इन सिस्टम्स के, वो भी हम देख लेते हैं। तो सब डिसएडवांटेजेस आपके सामने हैं। द फंक्शनिंग ऑफ दिस कंप्यूटर्स डिपेंडेड ऑन मशीन लैंग्वेज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है यार? तो आज हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं, आपने नाम सुना होगा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं। तो ये इतनी पॉपुलर क्यों है और आज आप इसको सीख क्यों पा रहे हो? बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसमें कोडिंग करते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। फिर पीछे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इन आपके लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके क्या बनाते हैं? मशीन लैंग्वेज बनाते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जिसको एक्चुअली में कंप्यूटर सिस्टम समझता है। कंप्यूटर सिस्टम कैसे समझता है? भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो यहाँ तो वो ऑन समझता है या ऑफ समझता है। यानी करंट की जब हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट अंदर पास होता है मशीन के अंदर, तो यहाँ तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है। वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके सिस्टम जो है वो आपका काम करता है और वर्क करता है। तो जब ऑन को हम 1 बोलते हैं और ऑफ को हम ज़ीरोज़ बोलते हैं, तो ज़ीरोज़ एंड वंस के रूप में, और इसको बाइनरी भी बोला जाता है। तो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज अगर आप बोले, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज इज ऑफ जीरोज एंड वंस। बाइनरी मतलब दो चीज़ यानी 0 या 1, ठीक है। तो देयरफॉर दिस कंप्यूटर्स वे नॉट ईजी टू प्रोग्राम, मतलब आप समझ रहे हो उस ज़माने में आपके पास मॉडर्न लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी, जैसे कि जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गई, ये लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी। इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी। आपको प्रॉपर जीरोज़ एंड वंस में कोडिंग करनी पड़ती थी, जीरोज़ एंड वंस में। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका खुद का नाम आपको लिखना है, मान लीजिए मेरा नाम जैसे है चिराग, तो अगर आपको चिराग लिखना है और चिराग को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत लंबा। अगर मान लीजिए कि मुझे याद रखना पड़े कि चिराग का बाइनरी कोड क्या है, तो 0101 करके एक कोड बनेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से मुझे हर चीज़ का एक कोड निकाल के बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था उस टाइम पे, ठीक है। दे वर जनरली डिजाइंड एज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इनको मतलब जैसे आज के सिस्टम्स को हम बात करते हैं कि हर जगह उनका एप्लीकेशन है, हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, इस तरीके से नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका यूज़ केवल और केवल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से कंप्यूटर्स बहुत बल्कि थे, बहुत बड़े थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा एक रूम या पूरा एक बड़ा सा स्टोरेज रूम होता था, उसके अंदर कंप्यूटर्स को रखना पड़ता था और उसकी वजह से उनको इंस्टॉल करना, मतलब वहाँ पे इंस्टॉलेशन उस कंप्यूटर सिस्टम का बहुत मुश्किल होता था। फिर उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसकी साइज़ इतनी ज़्यादा है तो, ठीक है। और सिंगल टास्किंग हुआ करते थे, एक टाइम पे एक ही काम हो सकता था उस कंप्यूटर सिस्टम में। आप मतलब एक ही प्रोग्राम उसको दे सकते हो कि भाई इसका आउटपुट निकाल के दो मुझे, यानी कि एक ही मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे सकते हो कि इसका आउटपुट मुझे चाहिए।
सो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ करता था। दूसरा ये है कि इनको इतनी बड़ी साइज़ होती थी तो ठंडी जगह पे रखना पड़ता था, बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट मारते थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे, आग लगने का ख़तरा। तो बहुत सारे एयर कंडीशनर रूम्स में रखना पड़ता था कि बहुत ज़्यादा उसको ठंडा रखना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे जनरेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड हेंस वेर प्रोन टू हार्डवेयर फॉल्ट्स। मतलब हार्डवेयर फॉल्ट्स बहुत कॉमन होते थे। हेंस दे वर कंसिडर अनरिलायबल, मतलब उनको टाइम टू टाइम प्रॉपर उनका मेंटेनेंस करना पड़ता था आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन। अब हम बात करते हैं अबाउट सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ऑलराइट, सो गाइज अब हम बात करेंगे अबाउट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए अगेन मैं आपको लेके जाना चाहूँगा एक डायग्राम की ओर। सो आप समझ तो गए होंगे कि आपकी स्क्रीन के सामने अभी जैसे कि एक ट्रांजिस्टर है, तो हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया करते थे, उसी प्रकार से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। दे यूज़ ट्रांजिस्टर्स। तो ये एक ट्रांजिस्टर का एग्जांपल है। ट्रांजिस्टर कुछ एक टेक्निकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो कि यूज़ होता है सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके और आगे बढ़ाने के लिए, और स्टोर करना, एम्पलीफाई करना, इसका प्रोसेस होता है कि स्टोर करता है, एम्पलीफाई करता है और फिर उसको बाहर आगे फॉरवर्ड करता है, और जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसका फॉर्म मेंटेन करके रखता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो होता है इसका बेस। राइट, जब हम बेस की बात करते हैं तो द बेस इज यहाँ से सिग्नल एंटर होता है, ठीक है, देन और एम्पलीफाई होके अंदर जाता है। एम्पलीफाई होके अंदर जाने के बाद जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, और एमिटर जो होता है, एमिटर एक आउटपुट की तरह उसको आगे पहुंचाता है, मतलब एक आउटपुट की तरह उसको देता है। सो ये बात हुई ट्रांजिस्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं अगेन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ऑलराइट, सो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कौन से साल में हुआ करते थे, अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको जवाब देना है भाई कि 1956 से 1963 के बीच में सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हुआ करते थे। दे यूज ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स फॉर बेसिक लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, और उसी ज़माने में आपके प्रिंटर्स और सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम और इन सब चीज़ों की इन्वेंशन भी हुई थी। सो ये सब चीज़ें भी इस कंप्यूटर के साथ जोड़ी जा सकती थी। हालांकि ये कंप्यूटर्स भी पंच कार्ड और प्रिंट आउट का यूज़ करते थे फॉर आउटपुट ऑपरेशंस। और एक और नया इम्प्रूवमेंट ये था कि उस टाइम पे इन सिस्टम्स में, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती थी, उसी प्रकार से इस सिस्टम्स में असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, उसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज दैट allows the programmers to use simple English words like called mnemonics to represent different instructions. Like for example, let's say कि हमको दो नंबर को ऐड करना है, राइट। सो बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। सी, हो सकता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोड ना हो, लेकिन हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको 2+3 करना है, तो हम इसको पहले 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और उनके ऐड ऑपरेशन को भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और उस सबको हम फिर सिस्टम को फीड करेंगे, राइट। तो उससे इजी हो गया, बिकॉज कहीं ना कहीं असेंबली लैंग्वेज में आपको ऐसा लिख देना होता था कि 2, जैसे कि ऐड, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया ऐड 2 + 3, और आपने इसको एज ए कमांड दिया, तो वो ऐड करके आपको आउटपुट में 5 जनरेट करके दे देगा। ऑलराइट, हो सकता है सिंटेक्स में थोड़ा डिफरेंस हो। सो अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में सिंटेक्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ। तो इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज होती थी। अब भाई कंप्यूटर सिस्टम तो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो आप जो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिख के मशीन को देते थे, उसको कन्वर्ट करना यानी कि ट्रांसलेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किया जाता था, जिसका नाम होता था असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में लेके जाता था। ऑलराइट, फॉर अब हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। कुछ एडवांटेजेस आपके सामने हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले तो फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात होती है कि जिस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उस जनरेशन में वो सबसे फास्ट होंगे, है ना। ईजी टू प्रोग्राम हो गया असेंबली लैंग्वेज की वजह से। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर ले जाना भी ईजी हुआ, बिकॉज साइज़ थोड़ी कम हो गई, वजन कम हो गया। पावर कंजम्पशन भी इनका थोड़ा कम हो गया, बिकॉज वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर्स आ गए जो कि पावर को स्टोर करके रखते हैं और फिर काम करते हैं। देर आर मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, है ना, और रेगुलर इंटरवल उनको मेंटेनेंस थोड़ा कम हुआ। हालांकि अब हम डिसएडवांटेज की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें,
डिसएडवांटेज की बात कर लें तो डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इनपुट एंड आउटपुट मीडिया ऑफ दिस कंप्यूटर्स वर नॉट इम्प्रूव्ड टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, यानी कि इनपुट आउटपुट मीडिया उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। फिर इनको भी एयर कंडीशनिंग जगहों पे रखना पड़ता था क्योंकि ये भी हीट मारते थे। कॉस्ट थोड़ा हाई था तो इसलिए नॉर्मल आप और मेरे जैसे इंसान इसका यूज़ नहीं कर सकते थे। इनका यूज़ केवल बड़े बड़े ऑफिस में या फिर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में होता था। और ये भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स थे, ये हर चीज़ के लिए नहीं बनाए गए थे, स्पेसिफिकली किसी काम के लिए बनाया जाता था किसी कंप्यूटर को कि ये कंप्यूटर सिर्फ यही काम करेगा। ऑलराइट, सो ये हो गई आपकी सेकंड जनरेशन डिस्कस। अब हम बात करेंगे अबाउट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज़ अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इनका पीरियड रहा है 1964 से 1975 के बीच में थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए थे। इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज क्या आया, सो हियर वी स्टार्टेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज। ठीक है, आईसी क्या होता है? आईसी एक छोटी सी चिप होती है और उसी के अंदर मतलब एक छोटी सी चिप होती है, एक छोटी उस चिप के अंदर ही सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप होती है, उसी के अंदर आपके ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सो ये सब चीज़ें एक छोटी सी चिप के अंदर आने लग गई। आपने देखा भी होगा आज अगर आप सिस्टम अपना खोलेंगे या अपना मोबाइल फ़ोन भी अगर पीछे से खोल देंगे तो एक छोटा सा चिप होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं और रेसिस्टर लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उसी को आईसी बोला जाता है। ठीक है, तो साइज़ छोटा हो गया तो स्पीड मतलब बढ़ गई, पैसे कम लगने लगे, सस्ता हो गया और टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई। इसकी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। और ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं अबाउट द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, अगर आपसे पूछ लेता है तो। ठीक है, तो हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो अगेन यही बात है कि सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा फास्ट थे बिकॉज, और कुछ नैनो सेकेंड्स में ही कैलकुलेशंस कर देते थे, कंप्यूटेशनल चीज़ें कर देते थे बहुत नैनो सेकेंड्स में। देखिए अब इससे आपको एक चीज़ और समझ में आती है। देखो ये हमने नोटिस नहीं करते हम ये छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि कंप्यूटेशनल टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंप्यूटेशन अगर हम बात करते हैं इंग्लिश शब्द में तो कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, राइट। तो कैलकुलेटर जो है ना वही है, बिल्कुल शुरुआत में जो कैलकुलेटर आया, सबसे पहले जो डिजिटल कैलकुलेटर आया था वही कंप्यूटर है। उसी को हमने एडवांस कर करके आज हमने कंप्यूटर को कुछ और ही बना दिया है। ठीक है, कंप्यूटर इतने सारे काम करने लग गया है। वरना कंप्यूटर का मेन पर्पस जब इन्वेंट हुआ था तो वो कैलकुलेशन करना ही था। तो कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन एक ही चीज़ होती है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। उसी प्रकार से कैलकुलेटर और कंप्यूटर का मतलब भी एक ही होता है। बट वो अलग बात है कि कैलकुलेटर आजकल केवल कैलकुलेट के लिए यूज़ होते हैं और कंप्यूटर जो है वो हर चीज़ के लिए यूज़ होने लग गया है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। एंड प्रोडक्टिव थे, है ना, और इजीली ट्रांसपोर्टेबल थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुकी थी। सी यहाँ से आपके पास पास्कल, फिर सी फोर्ट्रान, फिर सी प्लस प्लस, ये सब आना चालू हो चुकी थी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन डिटेल्स, है ना, हैंस द प्रोग्रामर फाइंड्स इट वेरी इजी टू यूज देम एंड प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेजेस ऑन वन कंप्यूटर कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड सम अदर कंप्यूटर। तो यहाँ पे एक बड़ी बात ये भी है कि भाई देखो, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलती लैंग्वेज हुआ करती थी तो ईजी होती थी, प्रोग्रामर इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते थे, लिख सकते थे। भाई एक इंसान ने कोई प्रोग्राम लिखा तो दूसरा इंसान भी आसानी से उसको समझ सकता था। ठीक है, दूसरी बात, एक सिस्टम पे आपने एक प्रोग्राम लिखा लेकिन उसी को आप हर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम पे रन कर सकते थे, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज था। इनको इंस्टॉल करना बहुत आसान था, इंस्टॉल्ड ईजिली एंड रिक्वायर लेस स्पेस, स्पेस की कमी हो गई, छोटे आने लगे कंप्यूटर्स। ठीक है, और इनका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होने लग गया, मतलब बिजनेस, साइंटिफिक एप्लीकेशन, बहुत चीज़ों में होने लगा। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर इनको बोला जाने लगा। मतलब इससे पहले तक जो कंप्यूटर्स आ रहे थे वो किसी स्पेसिफिकली पर्पस के लिए बनाए जाते थे, बट ये फिर जनरल पर्पस कंप्यूटर आने लगे, मतलब कि एक कंप्यूटर अलग अलग लोग अपने अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी कंप्यूटर को, एंड दे वर मोर रिलायबल और इनका मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ने लगी। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस कंप्यूटर्स बहुत कम था, स्टोरेज कैपेसिटी उस टाइम पे बहुत कम थी इनके अंदर। परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंप्यूटर्स डिग्रेडेड बाय, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एप्लीकेशन कोई आप एग्जीक्यूट करते हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन आप उसको देते हो तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती थी, स्लो हो जाते थे, स्पीड कम हो जाती थी, है ना, बिकॉज ऑफ द मेमोरीज भी कम थी उसकी। ठीक है, और कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा था, कॉस्ट महंगा था, और एयर कंडीशन सिस्टम लगने पड़ते थे बिकॉज ये भी हीट मारते थे। ठीक है, तो अब इसी के साथ में हम अब बात करेंगे अबाउट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
तो अब हम जैसे कि फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करेंगे, तो फोर्थ जनरेशन का पीरियड था बिटवीन 1975 टू 1989, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती थी दैट वाज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। अब VLSI में क्या डिफरेंस है, तो भाई इसमें VLSI टेक्नोलॉजी जो थी ना अलाउड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स टू बी फिटेड इनटू सिंगल चिप, यानी कि एक छोटी सी चिप के अंदर हज़ारों हज़ारों मतलब लाखों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स उसमें फिट हो जाते थे, ठीक है। इसी के साथ में इन्वेंशन हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, जिसको हम आज के ज़माने में CPU बोलते हैं, है ना। तो उसी के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक CPU भी हुआ करता था, उसमें कंट्रोल यूनिट भी होता था, ALU भी होता था, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, यानी कि मदर जो हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, तो आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स का, तो वो भी तभी इन्वेंट हुआ। सम ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स आपके सामने लिखे हुए, जैसे इंटेल 386, इंटेल 486, पेंटियम P4 P5, ये सब आए, ठीक है। उसी ज़माने में एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते थे पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि PC, जिसको हम आज तक यूज़ करते हैं कि भाई तुम्हारा PC ख़राब हो गया, मेरा PC ख़राब हो गया। तो PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, और ये लॉजिक तब आया बिकॉज कंप्यूटर्स इतने छोटे हो चुके थे, एक डब्बे के बराबर, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं, है ना, वो डब्बे वाला कंप्यूटर, तो वो यूज़ होने लगे, लोग अपने घरों में यूज़ करने लगे, चीप हो गया, चीज़ें सस्ती हो गई, तो लोग परचेज़ करने लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आया, नई टेक्नोलॉजी आई, वो थी रैम, यानी ये कंप्यूटर्स रैम का यूज़ करते थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको टेम्पररी स्टोरेज के रूप में यूज़ किया जाता था रैम को, और उससे इंस्ट्रक्शंस फास्ट कैलकुलेट होने लगे, यानी कि स्पीड बहुत लाखों गुना बढ़ गई इसकी, है ना। और उसके बाद हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो IBM PC हो गया, IBM PC80 हो गया, एप्पल कंप्यूटर हो गया, एप्पल का कंप्यूटर हो गया, Cray 1 हो गया, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं आपके सामने, है ना। अब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे इसकी, और यहाँ तो हम ऐसे बात कर लेंगे इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि GUI आया, यानी कि जो हम स्क्रीन देखते हैं, मॉनिटर्स देखते हैं, वो चीज़ आई, यानी कि डिजिटल, यानी कि है ना, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ये सब चीज़ें तब आई हमारे सामने, वरना उसके पहले सिर्फ मशीन वो होती थी, एक इनपुट आउटपुट टाइप वाली एक डब्बा होता था बस खाली। तो GUI बाद में आया, जो माउस वाउस हम ये जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप चीज़ें देख पा रहे हो, ये सब तब इन्वेंट हुआ, ठीक है। नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज भी आया, सेकेंडरी स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आए, जैसे कि फ्लोपी आई, और पेन ड्राइव तो शायद बहुत बाद में आई, बट फ्लोपी और CD हो गया, ये कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह, ये सब चीज़ें आने लगी। सेकेंडरी स्टोरेज आने लगा, यानी कि हार्ड डिस्क का इन्वेंशन हुआ। फिर लोकल एरिया नेटवर्क का भी उस टाइम पे डेवलपमेंट हुआ, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के एक छोटा सा LAN बनाना, यानी कि ऑफिस में यूज़ होने लगे, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो VLSI सेमीकंडक्टर मेड VLSI एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज मेड दिस कंप्यूटर्स वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ स्पीड, है ना। स्पीड बढ़ गई, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए, और मेंटेनेंस चार्ज कम हो गया, यूज़र फ्रेंडली हो गए, और इसमें क्योंकि GUI आ गया, मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आ गया, इसकी वजह से यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा हो गए, और इंटरेक्टिव इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आने लग गए, है ना। तो और इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे जाते थे उस टाइम पे, वो भी हाईली पोर्टेबल थे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, वर्सेटाइल थे, और इनको बहुत कम पावर की ज़रूरत पड़ती थी ऑपरेट करने में। और डिसएडवांटेजेस केवल इसलिए थे कि सोल्डरिंग ऑफ LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी चिप्स ऑन द वायरिंग बोर्ड वाज नॉट इजी टास्क, मतलब उसको बनाना चिप्स को, क्योंकि एक चिप के ऊपर हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर्स आ रहे हैं, तो उन सबको बनाना बहुत मुश्किल होता था, मतलब वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ थी, है ना। एंड वर्किंग ऑन दिस, और ये स्टिल प्रोग्रामर के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करते थे, मतलब आपने जैसा प्रोग्राम दिया है वैसा ही काम करेगा। सो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, वरना एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हुए, मतलब फोर्थ जनरेशन में आके कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आज हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं फोर्थ जनरेशन में आए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ऑलराइट। सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये यूज़ करते थे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, टाइमिंग के बारे में हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज जो हमने आपको टाइम फ्रेम बताया अबाउट द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ना, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में आपने जो जाना कि भाई ये टाइम फ्रेम हुआ करता था, उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन आई वो आज तक चल रही है। तो मतलब आज जो हम कंप्यूटर्स लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ऑलराइट। सो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, मतलब कि जितना VLSI में छोटी सी चिप में जितने सारे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर, रेसिस्टर, ये वो सब आता था, उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें आने लग गई एक छोटी सी चिप के अंदर, ठीक है। साइज़ छोटा होने लगा चिप्स का, और
चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी, पावर बढ़ने लगी, मेमोरी पावर बढ़ने लग गई, प्रोसेसर्स और ज़्यादा एडवांस हो गए, पैरेलल प्रोसेसर आ गए, मल्टीपल प्रोसेसर्स आ गए, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज लैपटॉप, पॉकेट कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो ये सब आया, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसर्स आए और उसके बाद सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स बनने, यानी कि सर्वर्स का इन्वेंशन हो गया, सर्वर्स की चीज़ें होने लगी, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें हो गई, डिफरेंट सर्विसेज चालू हो गई, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी चालू हो गई भाई साहब, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए और उससे एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो फास्टेस्ट आज की जनरेशन में कंप्यूटर्स जो हैं वो हैं, और लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक टाइम पे आप देख सकते हैं कि एक ही समय पे हम कितने सारे एप्लीकेशंस एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सेम टाइम पे तो एक यूज़ हो ही जा रहा है। उसके बाद साइज़ बहुत छोटा हो गया, साइज़ इतना पोर्टेबल हो गया है, जैसे कि आज लैपटॉप हो गया या एक मोबाइल फ़ोन हो गया, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको कैरी कर सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो, चीज़ें हैं, घड़ी की तरह आज आप रिस्ट पे पहन सकते हो। सो इतने एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, है ना। और क्या है, इसकी वजह से, और मल्टीमीडिया सबसे बड़ा चीज़ है कि मल्टीमीडिया की वजह से यूज़र फ्रेंडली हो चुका है और कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग बहुत आसान हो चुका है। सो दिस आर ऑल द एडवांटेजेस। और अब हम इसको एक क्रिस्प में, आखिरी के 5 मिनट में हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा इस वीडियो में उसको एक क्रिस्प में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इस डायग्राम, तो जैसे कि आप डायग्राम देख सक रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में बात हुई। कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में की नीड लगी तो सबसे पहले एबेकस आया, ठीक है। फिर 1614 में नेपियर का बोन लोगरिथम्स आया। फिर पास्कल कंप्यूटर आया 1642 में। उसके बाद लिबनिट्स कंप्यूटर आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस नहीं करी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, इतना याद करना भी आसान नहीं होता ना, एग्जामिनर इतना पूछता है। बट आई विल सजेस्ट कि जब आप किसी एग्ज़ाम में जाएँ तो प्लीज़ एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देन प्रोग्राम्स आए, तो उसके बाद बेबेज डिफरेंस इंजन आई, एनालिटिकल इंजन आई, जिसको हम फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे एडा लवलेस प्रोग्राम आया तो एडा लैंग्वेज आई। फिर मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये लॉजिक है, ये बूलियन लॉजिक हो गया, और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर्स में टूरिंग इंस्ट्रक्शन सेट्स आए, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे ये वॉन न्यूमन प्रिंसिपल जनरेट हुआ 1945 में। इन सब का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए 1944 से 1995 में, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज इसमें यूज़ होती थी। फिर असेंबली लैंग्वेज आई, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जोड़ करके कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए। फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, जिनका इन्वेंशन शॉकले क्या इसको प्रोनाउंस करते होंगे यार, ओ माय गॉड, ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, इसको एक बार आप गूगल पे प्रोनाउंसिएशन इसका सुन लीजिएगा टाइप करके, सो ज़्यादा बेटर होएगा। तो ये शॉकले आई थिंक, जो भी होगा, इन्होंने मिस्टर ने 1947 में इसका इन्वेंशन किया था, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए फॉर ट्रांजिस्टर्स। फिर 1955 से 1965 के बीच में सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आया, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज आई। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन हुआ 1959 में, ठीक है। और उसके बाद फिर 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आए, और माइक्रो कंप्यूटर्स आए 1974 में, माइक्रो प्रोसेसर आए 1971 में। फिर एआई और पैरेलल प्रोसेसिंग आ गया, जिससे 4th जनरेशन से 5th जनरेशन में, जो 1980 के बाद से 5th जनरेशन आ गई। एलएसआई टेक्नोलॉजी, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा ट्री ऑफ ये है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, इस डायग्राम को समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ के, और फिर आपके लिए एक रिवीजन के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो ख़त्म करने से पहले ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, ये टॉपिक इतना वास्ट है कि हम एक चीज़ को, एक टॉपिक को, और एक सिस्टम को, एक सिस्टम के नाम को, एक छोटी फुल फॉर्म्स को, सबको डिस्कस करने बैठेंगे तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। जबकि हमने इतना जितनी डिटेल्स में डिस्कस करा है उसमें भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो मेरी तरफ से आप लोगों की सजेशन रहेगा कि जब आप इस वीडियो को ख़त्म करें, उसके बाद हर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स निकाल लें, उन एग्जांपल्स को याद करके रख लीजिए। बिकॉज कई बार एग्जामिनेशन में एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, कंप्यूटर का नाम देखें कि ये कौन सी कंप्यूटर, ये जो सिस्टम आया है ये कौन सी जनरेशन में आया था। सो रिमेंबर दैट, कई बार इनके फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे एनियाक हो गया, एनवीसैक हो गया, इनके फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, तो फुल फॉर्म्स आप याद रख लेंगे।
और दूसरी चीज़ ये हो गई कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर्स की बात की जाए तो ट्रांजिस्टर हो गया, या मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज हो गया, या मैग्नेटिक टेप हो गया, या टूरिंग सेट्स हो गए, या फिर आपका पंच कार्ड्स हो गए जो होल्ड्रिथ ने किया था, या एडा लैंग्वेज किसने इन्वेंट की थी, तो एडा लवलेस जी ने की थी, कौन से साल में की थी। तो ये ईयर्स आप थोड़ा याद रखेंगे, और इन्वेंशंस इन सब टेक्नोलॉजीज़ के किसने किए थे आप उनके नाम याद रखेंगे, तो आपके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, है ना। तो आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांगली कवर हो जाएगा। बस इसी के साथ में आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई, आपको वीडियो समझ में आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, बिकॉज और वीडियोस आने वाले हैं। इस टॉपिक को हम, इस सब्जेक्ट को हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो वो आप तक पहुँचते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका चैनल सब्सक्राइब हो और बेल आइकन दबा हुआ हो। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे, या टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो जस्ट दिस इज़ इट, और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। सो दिस इज़ इट, एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, दिस इज साइनिंग ऑफ चिराग शर्मा। ऑलराइट, सी यू लेटर, बाय।